यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता, कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी बहू की सेवा चाकरी करेंगे। निशा का फोन आया तो रमन को एक एक करके सारी सच्चाई नजर आने लगी थी। आज तक उसने अपनी पत्नी शोभना को वह सम्मान दिया ही नहीं था जिसकी वह हकदार थी, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर यह पट्टी बांध रखी थी कि जीवन में माता पिता ही सब कुछ होते हैं, पत्नी का कोई स्थान नहीं। इसलिए पत्नी को रमन ने सच में कभी कोई स्थान नहीं दिया, जबकि शोभना ने जी जान से रमन और उसके परिवार की सेवा की थी। और आज जब उसे खुद की सेवा की ज़रूरत पड़ी तो सबने उसे किनारा कर लिया। निशा बोल रही थी, भैया आप तो सच्चाई आपको समझ आ गई होगी। मैंने जानबूझकर वहां आने से मना किया ताकि आपको माँ बाबूजी और आपकी प्यारी बहन सुनैना दीदी की सच्चाई दिखा सकूं। भैया आप बहुत लकी हैं कि आपको शोभना दीदी जैसी पत्नी मिली है, लेकिन आपने अपनी आँखों पर जो पट्टी बांध रखी है उसकी वजह से आपने कभी उस रिश्ते को तवज्जो दिया ही नहीं जो उसे मिलनी चाहिए थी। उम्मीद है अब आपकी आंखों की पट्टी खुल गई होगी। रमन ने कुछ बोला नहीं गया, उसने फ़ोन शोभना को पकड़ा दिया और एक एक करके सारी पिछली बातें सोचने लगा। अरे रमन तू आ गया, हम तो तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। रमन घर के बाहर कार पार्क के बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? रमन ने पूछा। हाँ, हम छोटे बेटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता, कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहाँ आने के लिए। अच्छा, सुनंदा तो घर पर ही है ना? नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फ़ोन कर रहे हैं, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। रमन एकटक अपने माता पिता को देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रख रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर रमन हैरान था, जितनी स्फूर्ति से माँ बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुनंदा बहन, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नज़र आती है और पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर रमन वहीं खड़ा रहा, अपनों के एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था, सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का चिन्मय शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा घर गंदा हो रखा था और 5 साल की बाड़ी बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थे। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उनमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं था, दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ, बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभना पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रमन को देखा, अपने आंसू साफ किए। आज रमन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। जिस औरत ने सारे परिवार के लिए हर कदम पर अपना सर्वस्व
न्यौछावर कर दिया। आज जब उसे ज़रूरत पड़ी तो सबने उससे किनारा कर लिया। तुमने कुछ खाया या नहीं? रमन का यह सवाल सुनते ही शोभना जोर जोर से रोने लगी। रमन जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया नहीं होगा और फ़ोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद रमन ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में या सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को जो सबसे ज़्यादा दी थी, तुम लोगों से ऊपर हमेशा उनकी बात मानी। तुम्हें भी ज़बरदस्ती हर बात को मनाने पर मजबूर कर दिया। पर जब आज मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी तो वो लोग मुझे छोड़कर छोटे के पास चले गए। रमन ने शोभना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। बस तुम हिम्मत बनाए रखना, ठीक है? रमन ने शोभना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा। ठीक है। शोभना ने भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए कहा, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फ़ोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुला उनके हाथ पैर धुलाकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखाने आ रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मा देखो, मम्मा देखो, पापा ने मेरी चोटी बनाई। नन्हा चिन्मय ज़्यादा बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी ड्रेस पर हाथ रखकर इतना ही बोला, पापा, मम्मा, पापा। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर शोभना को याद आया वो दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। रमन का घर का बड़ा बेटा, सास ससुर देवर परवीन और एक शादीशुदा ननद सुनंदा थी जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा दिखती थी। बेटे से पहली बेटी का विवाह किया गया था। रमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता, इसलिए शोभना के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहां हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहां से उठकर नहीं जाती थी, वहीं शोभना के लिए उसके मायके जाना न के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम शोभना को अकेले ही करना पड़ता था। शोभना का पूरा दिन घर में काम करते हुए बीत जाता। रमन और शोभना अगर कहीं घूमने जाती तो पहले सुनंदा और सास ससुर जाने को तैयार होते और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी से पहले शोभना जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। रमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन पर ही शोभना अकेले काम करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो रमन ने मना कर दिया, क्योंकि
सास ससुर को नौकर चाकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब बानी हुई तब तक परवीन की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी निशा ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का वही रवैया रहा। नेक लेने में सभी आगे आ जाते, पर काम करने के मामले में सब पीछे हो जाते। लेकिन परवीन का स्वभाव रमन जैसा नहीं था। वह अपने माता पिता की इज्जत तो करता था, लेकिन अपनी पत्नी का मान सम्मान का भी पूरा ख्याल रखता था और साथ ही साथ अपनी पत्नी के आराम का भी पूरा ख्याल रखता था। इसलिए निशा को कभी उन तकलीफ़ों से नहीं गुजरना पड़ा जिन तकलीफ़ों से शोभना इतने दिनों से गुजर रही थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि यदि पति समझदार हो तो पत्नी को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, और यदि कोई दिक्कत आ भी जाए तो दोनों मिलकर हंसते हंसते उस दिक्कत को पार कर लेते हैं। निशा पति के मामले में शोभना से कहीं अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि परवीन उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी माता पिता की बातों में आकर कभी अपनी पत्नी पर अपमान नहीं करता था। जब परवीन निशा दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ भी रहे, पर निशा के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता था वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइशें वहाँ नहीं चलती, तो सास ससुर शोभना के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वो जानते थे यहाँ रमन के रहते शोभना की मर्जी नहीं चल सकती। अभी सप्ताह भर पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया था, तो सुनंदा ने उसे आवाज़ लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़ी तलते हुए शोभना शायद फ़ोन पर किसी बात कर रही थी, इसीलिए उसने तुरंत सुनंदा से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज़। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते सुनंदा कपड़े लेकर आएगी, सासू माँ चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर रमन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को कामचोर होती जा रही है, सुनंदा से काम करवा रही है, अब हम भारी होते जा रहे हैं इस पर। नहीं होती है सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं भी समझाता हूँ। शोभना शोभना, लगभग चिल्लाते हुए रमन रसोई में गया और शोभना के मोबाइल को फेंकते हुए जोर से शोभना को डांटने लगा। रमन ने डांट लगाई है तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती हुई शोभना को ही छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गई और पैर में फ्रैक्चर हो गया। शोभना की चीखने की आवाज़ सुनकर रमन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर फटाफट कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसके दाहिने पैर पर मेजर फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभना हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद रमन उसे घर ले आया तो असली परेशानी तो अब शुरू हुई। सास
ससुर ने निशा को फ़ोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर निशा जानती थी कि वो शोभना की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देती तो वह लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे और यही मौका है रमन की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने का। नहीं तो बेचारी शोभना की ज़िंदगी भरी परेशानियां होती रहेंगी। मौका देखकर उसने अपने कमान से तीर छोड़ा। बाबूजी, मेरे तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को तो माँ और सुनंदा ने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन दूसरे दिन रमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने को रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो रमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बेटा, आज पापा तुम लोगों को खाना परोसेंगे, यहीं जल्दी से आ जाओ। रमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभना के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार रमन, शोभना, बानी और चिन्मय के साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद रमन के फ़ोन पर निशा का फ़ोन आ गया, लेकिन रमन को आज अपने किए की इतनी गिलानी हो रही थी कि वह निशा से कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने फ़ोन शोभना को थमा दिया था। माफ़ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वो लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू निशा। अरे आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और अब अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपने का मन नहीं मानना चाहिए, कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया। खैर 2 महीने निशा के पास रहने के बाद जब शोभना और निशा के सास ससुर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब शोभना पूरी तरह से ठीक हो गई होगी और फिर से पहले की तरह उनकी खातिरदारी में लग जाएगी, दोनों तुरंत ही शोभना के घर वापस लौट आए। लेकिन इस बार शोभना के घर का माहौल पिछली बार जैसा नहीं था। यहाँ कुछ ही दिनों में शोभना के सास ससुर को पता चल चुका था। शोभना के सास ससुर के आने के दूसरे तीसरे दिन तक ही बहन सुनंदा भी शोभना के घर आ चुकी थी। इस बार घर में रमन ने शोभना के लिए एक मेड रख दी थी जो घर के कामों में शोभना की मदद करती थी। साथ ही साथ खाना बनाने के लिए एक कुक भी रख दिया गया था। शोभना सिर्फ इन लोगों की देख रेख करके अपनी निगरानी में इनसे काम करवाती थी, क्योंकि शोभना के पैरों में अभी भी दिक्कत थी और रमन की सख्त हिदायत थी कि तुम उतना ही काम करोगी जितना तुम आराम से कर सको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खैर रमन के माँ पिता ने फिर अपने पुराने वाले ड्रामे चालू किए और शाम को रमन के ऑफिस से आने के बाद रमन को भड़काना शुरू किया। आज तो शाम की चाय भी तेरी काम वाली के हाथ की पीनी पड़ी। महारानी को अब हमें एक कप चाय देने में भी तकलीफ़ होती है। अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही है, पता नहीं कब तक
फ़ोन पर बातें करती रहेगी। वह तो इस गुमान में थे कि रमन अभी जाकर शोभना की खबर लेगा, लेकिन रमन ने इतने दिनों में अपने स्वार्थी परिवार की हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी। इसलिए उसने अपने माता पिता की बातों को कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन सुनंदा से बोला, जो एक कप चाय अदरक वाली बनाकर ला मेरे लिए, क्योंकि कुक जा चुकी है। सुनैना ने बोला, भाई मैं क्यों चाय बनाऊंगी, भाभी से बोलो। रमन ने बोला, क्यों नहीं बना सकती, क्या अपने ससुराल में चाय नहीं बनाती हो? ज़रूरी है क्या कि शोभना ही चाय बनाए तभी चाय बन जाए? तभी रमन की माँ बोलने लगी, अरे वाह, बीबी के होते बहन से काम करवाएगा। रमन ने बोला, क्यों, इसमें क्या खराबी है? क्या सुनैना इस लायक भी नहीं कि अपने भाई को एक कप चाय बनाकर पिला सके? क्या वह अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती? तो रमन की माँ ने बोला, ससुराल में तो काम करती ही है, तो क्या मायके में आकर काम ही करेगी? तो रमन ने बोला, आखिर वह ससुराल में रहते ही कितना है, साल के 8 महीने तो वह मायके में ही बिताती है। सुनकर सुनैना के तन बदन में आग लग गई, लेकिन रमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रमन की माँ कुछ बोलने जा ही रही थी कि तब तक शोभना अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, अरे मैं चाय बना देती हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? और शोभना की सास ने ताना मारा। भाई और बहन के बीच कलह करवा कर अब बाहर आई है। शोभना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रमन ने बोला, कैसी बातें कर रही है थी? शोभना को लगा फिर फ़ोन पर बात करने की वजह से कहीं बवाल ना हो जाए, इसलिए उसने धीरे से बोला, मम्मी से। इस पर रमन ने बोला, काफ़ी वक्त हो गया है ना तुम्हें अपने मायके गए, अपनी मम्मी से मिले, और कोई भी बेटी अपनी माँ से तो मिलना चाहेगी। हमारी सुनना तो बड़ी लकी है, वह तो हमेशा अपनी मम्मी के पास ही रहती है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम कल ही अपने मायके चली जाओ और आराम से 1 महीना रहकर आओ। अपनी मम्मी के पास आकर तुम्हारा दिल भी तो करता होगा अपनी मम्मी के पास रहने का। बच्चे की छुट्टियां भी तो शुरू हो गई हैं, जब तक दिल करे अपने मायके में रहो। तो शोभना की सास ने बोला, अच्छा ऐसे कैसे वहाँ चली जाएगी, तो यह कौन देखेगा? तो रमन ने बोला, क्यों, यहाँ की रखवाली करने के लिए वह कभी मायके नहीं जाएगी? कई साल हो गए उसके मायके गए, वह बिल्कुल जाएगी। आखिर इसका भी दिल है, उसकी भी इच्छाएं हैं, वह बिल्कुल जाएगी अपने मायके। शोभना, तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हारा मायके जाने का इंतज़ाम करवाता हूँ, और तुम्हें जब तक दिल करे वहाँ आराम से रहना, यहाँ की चिंता मत करना। यहाँ माँ और सुनैना मिलकर सब कुछ देख लेंगी, और बाजार से साग सब्जी वगैरह पापा देख लेंगे। माँ ने बोला, मेरे बस का कुछ नहीं, मेरे कमर में दर्द है। सुनैना ने बोला, मुझे मेरे ससुराल जाना है, मेरे ससुराल वाले बुला रहे हैं। पिताजी ने बोला, मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं बाजार से सब्जी वगैरह ला कर रखूँगा, मैं भी घुटनों में दर्द रहता है मेरे। रमन ने बोला, कोई बात नहीं, यह सब चीज़ें तो ज़िंदगी भर लगी रहेंगी। इसका यह मतलब नहीं कि शोभना अपने मायके जाना छोड़ देगी। रमन को बहुत अच्छे से पता था कि यह वही कमर और घुटनों थे जो ज़रूरत के वक्त उसके घर से भागते हुए बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहे थे। शोभना, तुम आराम से, जो यहाँ जैसा मैनेज होगा हम सब मिलकर कर लेंगे, तुम यहाँ की टेंशन मत लेना। तुम वापस बच्चों को लेकर अपने मायके, जो बच्चे भी नाना नानी के घर जाकर खुश हो जाएंगे।
जाकर अपना सामान पैक करो। रमन ने इतने हक से शोभना को यह बातें कही कि वह चुपचाप अपने कमरे में अपना सामान पैक करने चली गई। रमन के माता पिता बहन को समझ में आ चुका था कि अब रमन की आंखों की पट्टी खुल चुकी है। रमन ने फिर सुनैना से बोला, तुमने अभी तक मेरे लिए चाय नहीं बनाई? अपने ससुराल जाने से पहले एक कप चाय मुझे बनाकर दे दो। सुनैना के पास कोई चारा नहीं बचा। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और मन ही मन सोच रही थी कि अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए समेट लेना ही सही है, नहीं तो बाकी काम भी मेरे सर पर डाल दिया जाएगा। इससे तो अच्छा मैं अपने ससुराल में ही काम कर लूँ। इधर रमन की माँ अपनी छोटी बहू निशा को फ़ोन लगा रही थी वापस उसके पास जाने के लिए, लेकिन पता चला कि वह अपने मायके गई हुई है। और अब रमन की माँ और पिता को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगर शांति से अपनी आगे की ज़िंदगी काटनी है तो, नहीं तो बुढ़ापे में उनकी दुर्गति निश्चित है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।